न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश के आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल पूरे देश में हो चुका है और 24 घंटे के आंकड़े अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2,61,500 नए केस आए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जबकि 24 घंटे में ही 1,500 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालत खराब है। 67,123 नए केस आए हैं, जबकि 419 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। दिल्ली में रिसर्च कहती है कि तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तो हालत ये हो गई है कि 1 घंटे में 1,000 मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा 24 घंटे में 24,375 नए मरीज सामने आए। 167 लोगों की मौत दिल्ली में हो गई है। उत्तर प्रदेश 27,334 नए बीमार, 120 की मौत हुई है। देश भर में अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। अब सख्ती हर जगह बढ़ती हुई दिख रही है। यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, जबकि दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और ये सब कुछ हो रहा है बढ़ते केसेस को देखते हुए। 2,61,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र में 67,000 के पार यह आंकड़ा है और दिल्ली में 24,000 को क्रॉस कर गया है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र ये 3 जगह ऐसी हैं क्योंकि यूपी में 27,000 को क्रॉस करा है आंकड़ा 24 घंटे में। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र ये 3 जगह ऐसी हैं जहां मैक्सिमम केसेस सामने आ रहे हैं। 2,61,000 में सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी का है। अब ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सख्ती बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, चंडीगढ़ और गाजियाबाद, ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है बहुत जरूरी है तो ही घर से निकलिए। सख्ती जगह जगह बढ़ा दी गई है। चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहां आपसे पूछा जाएगा कि किस वजह से आप घर से निकले। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में हैं जहां पर वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और यहां भी सड़कें आपको सूनी दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्ती बढ़ी है और अब रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और अब इस रविवार के दिन ही निजी दफ्तर, दुकानें, ये सब कुछ बंद रहेगा और स्पेशली सैनिटाइजेशन का काम होगा ताकि डिसइंफेक्ट किया जा सके तमाम जगहों को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आंकड़े सबसे ज्यादा डरावने हैं और जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर चिंता बढ़ गई है। इन 10 तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझिए सन्नाटा फिर से सड़कों पर पसरने लगा है। आपको घर में रहने की जरूरत है क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है देश में कोरोना की स्थिति। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर भैंसाकुंड बैकुंठ धाम का विस्तार करना पड़ा है बढ़ती डेड बॉडीज को देखते हुए। शमशान घाट में चिताओं के लिए अब जगह बढ़ा दी गई है। ज्यादा शव आने के बाद शमशान का विस्तार करना पड़ा है क्योंकि जगह नहीं बची शमशान घाट में ताकि शवों का अंतिम संस्कार हो सके। लखनऊ में मौत अधिक हो रही है और इसी वजह से शमशान घाट में जगह कम पड़ गई। यहाँ घंटों घंटों वेटिंग लोगों को देखनी पड़ रही थी। शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए अब शमशान घाट का विस्तार करना पड़ा है लखनऊ में। और जैसे मैंने कहा कि लखनऊ में बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है कोरोना वायरस के। ज्यादातर केसेस उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ही सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने पर तड़पते मरीज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा है कि कैसे मरीज की परेशानी देखकर उसके परिवार वाले ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ये कहते हुए दिखाई दिए कि ऑक्सीजन लगाना उनका काम नहीं है। ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन को नहीं लगा रहे, कौन लगा रहा है? आपने लगा तो क्या नाम है आपका? आपने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? भाई ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क हटाओ, बोलो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन? ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे डॉक्टर साहब? तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका, इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इनके अलावा, मेरे अलावा, डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, एनओ है, उन सबका काम है। करो पेशेंट, क्या बदतमीज कैमरा हाथ में डालो। कैमरा, आपका नाम क्या है आपका?
देखो ये किस तरीके से मेरी स्थल पर यहाँ पे जब प्रवेश हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यकीन जानिए, जब ये वीडियो देखा तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सांसें थम गई हैं। ऑक्सीजन की कमी की जगह जगह से किल्लत की तस्वीर इसी तरीके से सामने आ रही है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में बेड की कमी नहीं है, लेकिन जितने भी बेड हैं उनकी जानकारी ऐप पर उपलब्ध है। कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम कदम उठाएंगे। हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का। उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है। वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहां जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना, उनमें से दिल्ली भी एक है। और दिल्ली सरकार कह रही है किसी भी तरह से ना ऑक्सीजन की ना बेड की कमी नहीं है। ऐप पर ये जानकारी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस तरह से परेशान करने वाली वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, अब जिन्हें देखकर डर लग रहा है कि अगर आपके और हमारे साथ ऐसा बीता तो फिर कैसे जद्दोजहद करनी पड़ेगी अस्पताल में दाखिले को लेकर भी। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के दोबारा हमले को समझाने की कोशिश की। उनके मुताबिक जनवरी फरवरी में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तब लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। इसी दौरान वायरस में म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो गया और अब वो काफी तेजी से फैल रहा है। January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions, because of the fact that all of them had been put on hold for a long time, for almost a year. Now the virus was still around, and therefore this gave an opportunity for the virus to spread itself rapidly. इसी ढिलाई की बात हम बार बार कह रहे हैं, जो कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लोगों को लगा कोरोना खत्म हो गया या फिर हो जाएगा, क्योंकि अब तो वैक्सीन आ गई है, और यही ढिलाई अब भारी पड़ रही है हम सब पर। 2,61,000 केस सिर्फ 24 घंटे में है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बढ़ते केसेस को देखते हुए 26 अप्रैल की सुबह तक भोपाल में सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट होगी। इंदौर, विदिशा, रतलाम एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया। उज्जैन, बड़वानी में भी एक हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और म्यूटेशन की वजह से जो तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन पर कैसे कंट्रोल हो पाए, जगह जगह राज्यों से यही तस्वीर सामने आ रही है और यही कोशिश नजर आ रही है। सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर निकलते हैं, वो भी बेवजह, और यही लापरवाही अब हम सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन चोरी हो गए। गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन लगने थे, लेकिन अस्पताल से चोरी हुए हैं। हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से ये वैक्सीन चोरी कर ली गई। रेमडेसिविर, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत उन मरीजों के लिए है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसे में इंजेक्शन का चोरी हो जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ने कल ही यह वैक्सीन अस्पताल तक पहुंचाई थी। अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच मिलकर कर रही है। ऐसे में ये एक नई टेंशन हो गई है अब रेमडेसिविर के कालाबाजारी को लेकर। कोहे फिजा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने ये रेमडेसिविर चोरी की है। रेमडेसिविर उन गंभीर तौर पर
क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज होते हैं उन्हें लगाई जाती है, उन्हें दी जाती है ताकि वो सरवाइव कर जाएं। ऐसे में इंजेक्शंस का चोरी होना या फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना, ये बहुत बड़ी चिंता और चैलेंज फिलहाल शासन प्रशासन के लिए बना हुआ है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल जब रेमडेसिविर के करीब 20 बॉक्स भोपाल पहुंचाए गए थे और वहीं आज ये रेमडेसिविर इंजेक्शन भोपाल के हमीदिया अस्पताल से चोरी हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी भोपाल के एक अस्पताल से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। एक तरफ तो वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सियासी वार पलटवार भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की इस तरह से चोरी हो जाना कई सवाल भी खड़े कर रही है। रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जहां भी जरूरत है वहां पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर के इंजेक्शंस पहुंचाए जा रहे हैं और भोपाल में पहुंचाए भी गए, लेकिन चोरी कर लिए गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ये जानकारी दे रहा है कि जिस तरीके से चोर आए, सिर्फ इंजेक्शंस के बॉक्स को उठाया और चले गए, ऐसा लगता है कि कोई जान पहचान वाला, मतलब मींस जो कोई अस्पताल के अंदर की एक्टिविटीज को जानता हो, ऐसा कोई शख्स हो सकता है जिसने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को चुराया हो। अब जब रेमडेसिविर को लेकर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं और ऑक्सीजन का संकट कई राज्यों में बना हुआ है। कौन कौन से वो राज्य हैं? महाराष्ट्र, यहीं उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा है कि 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, चूंकि इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीज प्रभावित यहीं पर हैं, इसीलिए यहीं पर ऑक्सीजन की कमी की बात भी कही जा रही है। और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके ताकि लोगों को बचाया जा सके जो अभी नहीं बचा पा रहे हैं। इसी बीच मेडिकल जर्नल के दावे से भी हड़कंप मचा हुआ है। जर्नल द लैंसेट ने दावा किया है कि हवा में कोरोना का वायरस है, जो कि चिंता पैदा करता है। कहा है कि इमारतों में, जो बहुमंजिला इमारत होती है, वहां ये ट्रांसमिशन हुआ है। घर के अंदर कमरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लैंसेट का दावा यह है कि अस्पतालों के अंदर भी ये संक्रमण है। मतलब क्या है कि आप अस्पताल में भी सुरक्षित अब नहीं हैं। लैंसेट ये भी दावा कर रहे हैं कि एयर फिल्टर्स यानी कि एयर कंडीशन के डक्ट में वायरस मिला है। मतलब ये कि एसी वाले दफ्तर में आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर घर में भी आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो मत कीजिए। लैंसेट ये भी दावा करते हैं कि लैब में 3 घंटे तक हवा में वायरस बना रहता है। मतलब इसका यह है कि लैब में टेस्ट करवाना भी खतरनाक है। आप जहां जहां कोरोना के इलाज के लिए जाएंगे वहां ये खतरा बना रहेगा। घर में है तो घर में बना रहेगा। हवा में अगर कोरोना वायरस है तो फिर सांस के जरिए कभी भी अंदर वायरस जा सकता है। लैब में टेस्ट करवाना खतरनाक हुआ, अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट कराना खतरनाक हुआ, यहां तक कि आपकी गाड़ी की हवा में भी ये वायरस पाया गया है। हवा में संक्रमण फैलना आसान होता है। मतलब ये कि मास्क भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि आंखों से संक्रमण बढ़ता है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने के लिए हम कह रहे हैं। सिर्फ मुंह मास्क आपके चेहरे पर जब होता है तो फेस पर, नाक और मुंह ही कवर रहता है। मास्क आपको काफी हद तक बचाएगा, लेकिन आपकी सुरक्षा है कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। लैंसेट ये भी दावा कर रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में ये ट्रांसमिशन तेजी से हुआ है। मतलब इसका ये क्वारंटीन सेंटर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जहां उन मरीजों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो लेकिन अपने घर परिवार से दूर रहते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड होते हैं। इस बीच अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे ताजा जानकारी के साथ। मुंबई से उर्वशी खूना हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, महाराष्ट्र के आंकड़े एक बार फिर से डरावने हैं। मुंबई के आंकड़े क्या कहते हैं? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा सके? साथ ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की बात हुई, अपडेट क्या है? हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मुंबई में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ठीक तो है ही नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का शॉर्टेज का एक कॉल आ रहा है, फिर क्यों ना वो रेमडेसिविर को लेकर हो, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर हो, या अदरवाइज ओवरऑल अगर पिक्चर में हम बात करें तो उसको लेकर हो, तो मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति ठीक तो नहीं है। हमें पता चला कि किस तरह से 168 पेशेंट्स को 6 अलग अलग बीएमसी के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कराया गया, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स थे जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये बीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद ने कराया। इसके अलावा टोल फ्री नंबर आया है रेमडेसिविर की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से रेमडेसिविर के लिए। वो कहीं ना कहीं कितने हद तक काम कर रहा है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी
अभी भी कई जगह पे नहीं है। लोग अभी भी सोशल मीडिया और अदरवाइज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें रेमडेसिविर के वायल्स मिले, पर वो मिल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इन सब के बीच जहां एक जगह लोगों की जानें स्टेक पर है, लोगों की लाइफ स्टेक पर है, वहीं दूसरी ओर एक पॉलिटिक्स अपना अलग तरीके का रोल प्ले करती है। फिर वो क्यों ना ब्लेम गेम हो, सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर, जिस तरह का ये ब्लेम गेम किया जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन को ब्रंट फेस किया जा रहा है। कल ही रात को देवेंद्र फडणवीस और पूरे बीजेपी के लीडर्स जो है बीकेसी एरिया में पहुंचे थे। वहां पे ब्रुक नाम की कंपनी है जो रेमडेसिविर प्रोड्यूस करती है, उनके जो ओनर है उसे पुलिस ने डिटेन किया था और उन्हें छुड़वाने के लिए, उन्हें रिलीज करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि 55,000 से ज़्यादा जो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस है वो ये कंपनी महाराष्ट्र को देने के लिए रेडी थी, जिसका पूरा पेपर वर्क इन लोगों ने पूरी तरह से कर दिया था। उनके पास कुछ लाइसेंस नहीं थे जो सेंटर से बुलवाकर लाइसेंस अरेंज किए गए। जहाँ पे ये बीजेपी का दावा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की, वो ये भी कहते हैं कि इसी पर्सन को महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के ओएसडी का फोन आता है और वो उन्हें थ्रेटन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि आप किस तरह से देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी लीडर्स को ये इंजेक्शंस दे रहे हैं। फिर जो है उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, परमिशंस किस तरह के हैं उस हिसाब से दिखाए, जिसके बाद जो है उन्हें छोड़ा गया। वहीं मुंबई पुलिस ये कहती है कि उन्हें एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि कुछ ये जो सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये जो सारे इंजेक्शंस थे वो एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनी, इसलिए इनके ओनर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह का एक अलग लेवल का पॉलिटिक्स भी चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये कोऑर्डिनेशन की कमी बहुत ज्यादा दिखती है राज्य और केंद्र में, जैसा कि हम महाराष्ट्र में देख भी रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है जहां जो जिस चीज की कमी है वहां उसकी आपूर्ति करवाई जाएगी ताकि ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके। और वैसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चूंकि आप फील्ड में रहती हैं, हालांकि मैं देख रही हूँ आपकी आईज कवर हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है जो कि हमेशा आपके चेहरे पर होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोरोना को लेकर, अगर आपके मन में डर पैदा हो गया है तो हम चाहेंगे कि उसे सावधानी में आप बदलिए। और हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ गए हैं जो आप तक खास जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचाएंगे जिससे आप खुद को, अपने परिवार को सेफ सिक्योर रख पाएं। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं एचओडी कार्डियोलॉजी अपोलो से, और साथ ही डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, ये जो आंकड़े हैं ये तो दहशत पैदा करने वाले हैं। आम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बेहद अमीर लोग होते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन पिसता है मिडिल क्लास या फिर उससे लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, जिन्हें ना तो अस्पताल में जगह मिलती है, ना ऑक्सीजन, ना बेड, कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो भगवान भरोसे हैं, अगर भगवान भरोसे ही हैं तो खुद को सेफ सिक्योर कैसे। हर मेडिसिन का, हर एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का एक इंडिकेशन होता है, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। और एक चीज और बता दूं, जो लैंसेट की स्टडी आई है कि अभी एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है, ये सबको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप घर में हैं, चाहे आप अपने कमरे में अकेले भी हैं, आप मास्क पहनकर रहेंगे, क्योंकि ये वायरस किस तरीके से आपको इन्फेक्ट करेगा। लैंसेट ने बड़ी अच्छी स्टडीज दी है जो ये प्रूव कर रहा है कि आपको हो सकता है ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में नहीं आए हैं पॉजिटिव पेशेंट के, उनको भी सिम्टम्स आ रहे हैं और वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। और जहां तक वीकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है, मैं एक चीज प्लीज आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि आज संडे तक या कल मॉर्निंग तक है, बट आप कल से भी यही मान के चलें कि लॉकडाउन है। अपने आप को घरों के अंदर रखें, क्योंकि इस समय बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति हमारे सामने है। लेकिन परेशानी ये हो जाती है डॉक्टर श्रुति कि ये जो हम देश के नागरिक जो हैं वो इंतजार करते हैं कि शासन प्रशासन कानून बनाए, सख्ती करे, तो हमें घर में रहना है, अदरवाइज हमें बाहर घूमना है, वो भी बेवजह। और यही लापरवाही का नतीजा है कि आज केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर समीर, अगर हवा में कोरोना के वायरस हैं तो क्या घर बैठा इंसान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खिड़की खुली है, विंडो या बालकनी, कहीं से भी आ सकता है वायरस? नहीं, ये जो सोच है आपकी, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। लेकिन आपको देखना है कि जब वायरस तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन द वायरस कितनी देर के लिए हवा में रेडी रहता है, नंबर वन, वी डोंट नो दैट, एंड इट्स प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि हफ्तों तक हवा में वायरस है, होगा तो कुछ घंटों के लिए होगा।
द सेकंड थिंग जब वायरस, अगर हम खिड़की खोलेंगे तो वायरस जो है डाइल्यूट हो जाता है एक तरह से। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचेंगे कि जो गाड़ी की अगर आप गाड़ी का जो नोजल है जहां से धुआं निकलता है, अगर आप उसके एकदम सामने खड़े होंगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम होता रहेगा। सो अगर खिड़की के थ्रू ऐसे वायरस आ जाए, वेरी अनलाइकली कि अगर आप खिड़की खोलेंगे तो वायरस आ जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे, आप एक बंद कमरे में अंधेरे जगह रहिए, दैट इज नॉट राइट ऑल्सो। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट आई एग्री, जैसे डॉक्टर श्रुति ने बोला, डॉक्टर चैतन्य ने बोला कि लॉकडाउन हो ना हो, चाहे सरकार बोले लॉकडाउन है ना है, हमें अपने दिमाग में डालना है लॉकडाउन है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट, इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर बीमार हो रहे हैं। आज जो नंबर ऑफ केसेस आए हैं 2.6 लाख केसेस, ये ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जब इंडिया पीक पर था। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। और स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ी है, केसेस तो ज्यादा हैं ही, बहुत कम दिन में डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ते चले गए हैं। डॉक्टर समीर, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है, खांसी जुकाम वायरल ये चलता ही है, ऐसे में हम कैसे पहचानेंगे कि नॉर्मल वायरल है या फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं? देखिए, आपको द रूल इज, वैश्विक महामारी के बीच में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, देन इट इज कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। आप अपने आप को कोविड का करिए, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानता हूं जिनके फोन आए, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ी सी खांसी हुई, गला खराब हुआ, उनको लगा कि हम एसी के नीचे बैठे हुए थे। एक दिन इग्नोर करा, दूसरे दिन इग्नोर करा, तीसरे दिन बुखार आ गया और तेज, चेक करा कोविड। बाहर गया, ठंडा पानी पी लिया, गला बैठ गया, नहीं कोविड नहीं होगा। एक डिनाइल में चले जाता है आदमी। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम हो जो आपको लगे, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, आप प्लीज इमीडिएटली आइसोलेट करिए अपने आप को, और आप कोविड का आप सोचिए कि ये कोविड है, क्योंकि आपको ये देखना है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर यू। अगर आपको गलती से कोविड है तो आपके घर में आपके मदर फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके फ्रेंड्स हैं। दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर ऐसे फैलती है। हम समझ भी नहीं पाते कि हम अपनी ही वजह से कितने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर नॉर्मल वायरल से भी आप प्रभावित हुए हैं तो ये मानकर चलिए, और जो कि हमेशा डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो कहते हैं ये मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है तो खुद का ध्यान रखना है, और ये मानकर चलिए अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम बुखार भी है तो ये मानकर चलिए कि ये कोरोना है। अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने परिवार से भी दूर रहिए, क्योंकि खतरा उनके लिए भी ज्यादा बढ़ सकता है। और भी कई सवाल हैं हमारे जहन में जो दर्शक लगातार हमसे पूछते रहे हैं, उन सभी को एक एक करके हम डॉक्टर से जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना है। पब्लिक ने तो, गवर्नमेंट ने तो सीरो पॉजिटिविटी रेट निकाली है, अलग अलग समय पे वो एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। 30% आई थी और रिसेंटली थोड़ा 50% भी आई थी। हम लोग सोचे थे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 70% रिक्वायरमेंट है फॉर द एंटीबॉडी लेवल। लेकिन अगर किसी फैमिली में हो चुका है तो कितना प्रोटेक्टेड है, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग आईजीजी एंटीबॉडी लेवल, व्हिच इज स्मॉल ब्लड टेस्ट, जो करने में बड़ा आसानी से होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि अगर वो एक बार एंटीबॉडी उनको मिल जाती है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। और लेकिन ये बात पक्की है, जिसको दो बातें हैं इसमें, जिसको पेशेंट को कोरोना हो चुका है और सिम्टम आ चुके हैं, उनको नॉट ओनली एंटीबॉडीज, उनको बी सेल एंटीबॉडी और सी सेल टी सेल वाले जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है वो भी उनको प्रोटेक्ट करती है। मैं अभी तक जितने केसेस फॉलो कर रहा हूँ, पिछले वेव में भी और सेकेंड वेव में भी, एक बात तो क्लियर है कि जिनको कोरोना पहले हो चुका है उनको होने के चांसेस काफी री इन्फेक्शन इज क्वाइट रेयर, तो एटलीस्ट वो लोग प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं। लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है, अब वैक्सीन का जैसे हुआ क्या, ये सेकंड वेव इतनी बढ़ क्यों गई, हम लोग वी बिकेम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। पूरा पब्लिक सोचा वैक्सीन लग गई, एक डोज लग गई, अब तो वैक्सीन आ गई है, शादियां भी शुरू हो गई, प्रोग्राम भी शुरू हो गए, कॉन्फ्रेंसेस भी पार्शियली शुरू हो गई, और लोगों ने प्रोटेक्शन लेना बंद कर दिया। और ये उस पर डबल मार ये हो गई कि जो म्यूटेंट, जो आपका डबल म्यूटेंट वायरस है, बिकम वेरी हाईली कॉन्टिजियस। अब एक बात और बताना चाहूंगा इस माध्यम से, whether it is highly virulent or not. Virulence का मतलब होता है to cause more morbidity and mortality, और contagious का मतलब होता है इन्फेक्शन करने की क्षमता। तो दोनों बातें हैं। अभी virulence के बारे में पता नहीं लगा, लेकिन अभी आपने एक क्वेश्चन और पूछा था जो थोड़ा अनआंसर्ड रह गया है, कि कुछ लोगों को कोरोना में 3-4 दिन के अंदर ही सडन डेथ हो रही है। इसके दो कारण है। मैंने तो पेशेंट देखे हैं अभी
और हमारे खास करके हॉस्पिटल में भी और अदरवाइज मैं फॉलो कर रहा हूँ वीडियो कंसल्टेशन से, 2 तरह के इमेज। कुछ लोग को एकदम इमीडिएटली विद इन 2 डेज इतना सीवियर निमोनिया हो रहा है, उनका सीटी स्कैन स्कोर हो भी नहीं पाता है, एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन। उनका सैचुरेशन लेवल 80 या 85 होता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के बाद 90 तक पहुंचता है, विदाउट ऑक्सीजन 80, 85, 70। एक पेशेंट था पूरी रात एम्बुलेंस में घूमता रहा, मैं फोन पे लगा रहा कहाँ बेड मिल जाए। तो ये तो होता है सीवियर निमोनिया विच इज लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस डिजीज। दूसरा सडन डेथ हो रही है जिनको इंसिपिएंट हार्ट डिजीज है, उनके कोरोनरी ब्लॉक, जो 70 साल का कोई व्यक्ति है, 80 साल का, हमारे परिवार में ही, दूर के परिवार में ऐसा हुआ कि उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में, और उनको कुछ कर रहे थे, सडनली ब्रेडिकार्डिया हुआ और डेथ हो गई। अब उसमें क्या है, उनके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ऑलरेडी होगा 70, 80, 90%, जो कि अनडिटेक्टेड रहता है। ऐसे केस में क्योंकि ये थ्रोम्बोजेनिक वायरस है, देयर में बी स्मॉल प्लाक रप्चर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो 2 तरह की डेथ हो रही है, तो सडन हार्ट अटैक हो रहा है, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जो पैर में ब्लॉक बनता है और लंग में चला जाता है। तो दिस वायरस इज किलिंग 3 वेज, वन इज सीवियर निमोनिया, सेकंड इज और इसी खतरे से हम सबको बचना है। डॉक्टर विवेक, सही कहा आपने, लेकिन वो बहुत ज्यादा बचना है। हाँ, लेकिन वो केसेस जिनमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, डॉक्टर श्रुति, अगर सपोज मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूं लेकिन मुझ में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं, मुझसे जो लोग इन्फेक्ट होंगे क्या उन्हें भी इसी तरह से माइल्ड सिम्टम रहेंगे, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गए, या फिर ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है? देखिए, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि वायरस किस तरीके से स्प्रेड हुआ है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता चाहूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट ने किसी को दिया है, वो एज अ कैरियर बन के किसी और को दिया है, तो दूसरे में सिम्टम्स ना आए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आ रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिला ही नहीं था अभी तक कोई ऐसे पॉजिटिव पेशेंट से। दैट मीन्स कि वो हो सकता है किसी एक एसिम्टोमेटिक पेशेंट के चपेट में आए हो। तो हम लोगों को अपना ऑक्सीजन लेवल, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, ऑक्सीजन लेवल और कई सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो एक पेशेंट के साथ अटैच होते हैं, जो उसकी मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें अपनी कुछ चीजों का प्रिकॉशन, और फिर मैं बोलूंगी कि अभी भी हमारे कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे हैं हमारे बीच में, हम घर में भी लापरवाही कर रहे हैं, हम अभी भी बाहर निकल रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्थिति जो इस समय आ गई है, ये बहुत ही सीरियस है, और हम सबको, क्योंकि इस समय आप देखिए डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे, सब पे कितना प्रेशर है, और ऊपर से आपका भी कितना एक इमोशनल इस समय एक आप मूवमेंट हो जाता है जब आपका परिजन अस्पताल में भर्ती होता है। तो हम लोगों को ये सोच के चलना है कि केवल हम अपने को ही नहीं, बट सामने वाले को और दूसरे के परिजनों को भी कितना प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं, अगर हम इस कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को जो है वो प्रॉपर तरीके और इससे ज्यादा खराब और क्या होगा कि अपना ही कोई मरीज होकर अस्पताल में हो, उसे देख नहीं सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, और ईश्वर न करे अगर मौत हो जाए तो भी ये दूरी बनाए रखनी होती है। डॉक्टर समीर, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि आप सुबह शाम स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पेय पदार्थ पीजिए, अगर कोरोना हो भी जाएगा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसमें सच्चाई है? देखिए, ये जो चीजें हैं इनका डेटा कुछ ज्यादा है नहीं कि काढ़ा पीजिए। स्टीम डेफिनेटली विल हेल्प, इट विल हेल्प इन द सिम्टम्स। थोड़ा जो गले में आपके, जैसे जब मुझे कोविड हुआ था तो मेरे गला थोड़ा काफी बैठ गया था एक तरह से, अगर बोलेंगे तो भारी हो गई थी आवाज, तो उसमें डेफिनेटली ये चीजें सिम्टोमेटिक बेनिफिट तो देती हैं कि आपने किसी को किसी नाक बंदे तो विक्स लगा ली, गले में गरारे कर लिए, आपने स्टीम इनहेलेशन ले लिया, बट ये जो काढ़ा वाड़ा है इसका कोई लॉन्ग टर्म एक्चुअल डेटा वेटा है इसको दिखाने के लिए कि हाँ जी काढ़ा पीजिए तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भारत के हर घर में जितना काढ़ा लोगों ने पिछले 1 साल में पिया है, आई डोंट थिंक किसी ने कभी पिया होगा इतना। और ये काढ़ा पी कर भी हमारे महामारी आ गई है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो डेटा फॉर इट। ये नहीं कि आपने काढ़ा पिया तो आप सुरक्षित हो गए। यू हैव टू यूज योर कॉमन, अपना अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, बाहर जाके एक्सरसाइज मत करिए, घर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, improve your immunity, ये चीजें हेल्प करती हैं। I just want to say one thing. I want to tell you an incident that happened recently. हमारी एक फ्रेंड है, संवाददाता है आपके जैसे एक चैनल में, और उनकी कुछ उन्होंने 5 दिन पहले कुछ पार्टी वार्टी करी थी, छोटी सी बर्थडे पार्टी, कुछ उनके घर पे कुछ फंक्शन था। उन्होंने मुझे बुलाया और जैसे ही मेरे को उन्होंने बताया इसके बारे में, ऐसे भी आप क्या कर रहे हो, ये ठीक चीज नहीं है। आप इतना फैला हुआ है कोविड, एक बस थोड़े दिन पहले की बात है ये, ऐसे मत करिए। कितने नहीं, सिर्फ हमारे फादर मदर हैं और वो इनके हम 8-10 लोग ही आएंगे। 8 के 8 बीमार हो गए हैं, 8 के 8 बीमार हो गए हैं। इवन इफ इट इज योर पेरेंट्स हु डोंट लिव विद यू,
स्टिल कोविड कैन स्प्रेड बिकॉज आप उनसे मिल रहे हैं। हाँ, और इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आप जरूरी काम से, अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए भी हैं, घर से निकल भी रहे हैं, तो घर लौटकर खुद को अलग कर लीजिए। घर में जो बाकी मेंबर्स होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खतरे से दूर रखिए। खुद को आइसोलेट रखेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। हाँ, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, डॉक्टर समीर और डॉक्टर श्रुति मलिक। ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और हम बार बार कह रहे हैं, शॉपिंग आप बाद में भी कर लेंगे, फेस्टिवल्स आप बाद में भी मना लेंगे, पार्टीज आप बाद में भी कर लेंगे, लेकिन पहले कोरोना से तो जीत जाइए। कोरोना को हराना है, सबके सहयोग की भी जरूरत है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, लॉकडाउन या फिर वीकेंड कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू, ये सब भूल जाइए। अपने आप को तैयार कीजिए कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, घर की लक्ष्मण रेखा हमें लांघनी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।